अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आपको ये मालूम होगा कि पिछले चंद दिन पहले बहुत ही एक दिलख़राश किस्म का वाक़या हुआ और वो आपने सब ने देखा। जमशेद दसी साहब जो कि साबिक एमएनए हैं, 4 दफ़ा एमएनए बन चुके हुए हैं। उनके साथ, उनकी अहलिया के साथ जो वाक़या हुआ, उसको दोहराना भी जो है वो बड़ा ही दर्दनाक एक फ़ेल है। मैंने सोचा कि मैं पहले नहीं इसके ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके ऊपर बात इसलिए करनी चाहिए कि ख़ास तौर पे ये जो हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस मामले में क्या कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ जो हैं, वुमेन राइट्स इश्यूज़ जो हैं, वो सारे के सारे इस वक़्त हमने बैक बर्नर पे डाल दिए हुए हैं और हम कोई उसमें बारे में बात ही नहीं कर रहे। जो चीज़ हो रही है, जो रियासती जगह पे हो रही है, जो मकामी जगह पे हो रही है, सब की सब जो है वो इस तरह चल रही हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो इसलिए आज हमने स्पेशल दावत दी है जमशेद दस्ती साहब को, जो कि इस वक़्त अपने किसी देहात में मौजूद हैं, इसलिए उनके साथ वीडियो पे हम बात नहीं कर सकेंगे चूँकि सिग्नल का मसला है। लेकिन हम उनकी ऑडियो के साथ आपके साथ उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो एक तो ये थोड़ा-सा इस हवाले से ज़रा बताएँ, ये जो वाक़या हुआ, और दूसरा ये है कि अब करना क्या है? इसके बाद रिकोर्स क्या है? तो वो ज़रा इसके में बात करते हैं। हमें जॉइन कर रहे हैं एक नामालूम जगह से, एक देहाती इलाके से, जनाब जमशेद हसी साहब। जमशेद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जमशेद साहब, बड़ी अफ़सोस की बात है, मैं यकीन करें जब ये मैंने आपका वाक़या सुना तो मुझे इंतहाई शर्म भी आई और मुझे एक बेबसी भी फ़ील हुई। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो वाक़या हुआ है, उसके बाद अब की क्या सूरत-ए-हाल है? इस वक़्त आप क्या सोच रहे हैं और आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इस पूरी सूरत-ए-हाल को? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़ारिश है इसरार भाई, देखो कि एक बदकिस्मती है। मैं तो एक इंतहाई आम घर से मज़दूर आदमी हूँ। मैंने एक बड़ी तवील जदोजहद की है सरदारों, वडेरों, जागीरदारों के खिलाफ। हुँ। जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़ा सरदारी निज़ाम है। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ना कॉलेज, एक सारा अंधा निज़ाम था। इस अंधे निज़ाम के लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बड़ी मेहनत की है और खालिस्तान उसमें मेरी सियासत इंतकाम, ज़ुल्म, तशद्दुद, मार-धाड़, करप्शन से पाक है। मैंने अभी भी कागज़ात नामज़दगी मैंने जो जमा कराए, जो कि उन्होंने मुस्तरद किए हैं, इंशाअल्लाह ताला सुबह उसकी पेशी भी है। तो अल्लाह करेगा हाई कोर्ट से वो मंजूर हो जाएंगे। मेरे कोई असासे नहीं है, मेरा जाती घर नहीं है, मेरा किराए का घर है जफर कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ सिटी में। यहाँ पे ये वाक़या पेश आया। अब बात है कि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है और जब बंदा बात करता, अगर मैं चुप रह जाता तो मैं फिर मुजरिम ठहरता। अल्लाह कि हाँ भी मैं मुजरिम ठहरता कि इतनी बड़ी ज्यादती करें और फिर मैं उस पर आवाज ना उठाऊं। पता नहीं कितना कुछ पहले हो चुका है। जब पाकिस्तान में कोई अगर बात भी करता है तो फिर उसके पीछे एक माफिया रखा हुआ है, एक बेशरम, एक बेगैरत माफिया बैठा है जो उन चोरों को, उन क्रिमिनल लोगों को, इनको जो है ना, इनको सपोर्ट करते हैं, इन बदमाशों को। तो यहाँ पे सुनने वाला तो कुछ है नहीं। और मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है ना, मैंने कल खत लिखा है। कल लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, और उसके इल्म में भी है ये चीज जो है ना काजी फैजी से साहब को, उसके बावजूद ही उन्हें सुमोटो न लिया। मगर मैंने खत लिखा है कि अगर वो खत पे कोई ले ले और इंसाफ दे। और मैंने इतना कहा है कि यार मैं इतना माशाल्लाह मैं 4 कौमी असेंबली के इलेक्शन जीता, मैं यूसी ना, मैं मुसलमान हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि मैं किसी दारे पे या मैं किसी कालाकार बन के उस शख्स पे अल्लाह की लानत बरसती है कि मैं ऐसा इल्जाम लगाऊं, या मुझसे क्या है, मेरे से कोई हसूलियत है। तो मैं कि अगर मैंने ये किया है तो आप कोई प्रॉपर इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, मुजरिमों को सजा दें, या फिर मुझे पकड़ लें कि आपने गलत किया, चलो मुझे सूली पे लटका दें। यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ काला काला निजाम है, कानून भी नहीं है, काला निजाम है। अब काले निजाम में आप समझे क्या है, कौन महफूज है, बेचे क्या करे। मैंने अल्लाह पे छेड़ा है, पूरी पाकिस्तानी कौम के पास सामने पैगाम है, कौम को भी इन्होंने डंडे के जोर पे चलाया हुआ है। तो बस तो अब ये क्या जो कर चीफ सकते जस्टिस हैं। साहब को बस आपने मैं खत लिखा है, उसका कोई रिस्पॉन्स आया है किसी जगह से, किसी इदारे की तरफ से, कुछ ना कुछ? मैंने कल भेजा उनको खत, आज उनको रिसीव हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, क्योंकि वो मैंने बदरिया डाक भेजा है। तो तो क्या उनको आपको आज उम्मीद है कि रिसीव वो हो कुछ जाएगा। एक्शन वैसे लेंगे?
हाँ जी, वैसे तो सबको पता है, कल जो है ना चीफ जस्टिस साहब के तो इल्म में है, हमारे वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उसने भी कल चीफ साहब को बताया कि जी जमशेद दस्ती का वाकया, तो उसने कहा ये केस लगा हुआ है, तुम इस केस की बात कर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप छोड़ो, आप इस केस की बात करो। ये कल एक तो केस फिर लगा तो हुआ फिर जब इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हों तो फिर हाँ। आपको क्या उम्मीद है? आपको इंसाफ की तवक्को है उनसे? मैं सर देखो, अल्लाह उनको तौफीक दे। मैं तो यही कहता हूँ कि मगर मैंने किया, कल लोग कहे कि जी कि आपने तो कोई बात नहीं की, बाकी तो आपको पता है जो पुलिस है या इनका निजाम है वो तो उनकी पुष्पनाई करते हैं, जितने भी ये खुफिया इदारे हैं, लेकिन FIB है, पुलिस वाले तो जो है इंक्लूडिंग SHO जो है वहां का लोकल, उसने तो कहा जी कि ये वाकया हुआ ही नहीं है, हाँ, ये तो दस्ती साहब जो है ये वैसे ही बस हाँ, कोई वो तो दास्तान सुना रहे हैं। देखो ना, बात है ना कि ये कुछ है कि आप देखो तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है तो कोई वाकया हुआ तो नहीं है ना। हम ऐसे झूठ बोल रहे हैं या हम जिम्मेदार नहीं है, ये तो सारा एक काले और करप्ट लोगों को इन्होंने वहां बिठाया हुआ है, और वो करप्ट माफिया जो है ना इनकी पुष्पनाई कर रहा है। ये तो आप देख रहे हो ना, उठा रहे हैं, मार रहे हैं, तजवीज दिन को उठा रहे हैं और रात को उठा रहे हैं, ये थक के चुप तो नहीं है। 12 वो SHO तो क्रिमिनल लोग हैं, करप्ट है, आपको पता है पुलिस का जो यहाँ निजाम है वो तो उनको पुष्पनाई करते हैं। उस बदबख्त की क्या था, या उसकी माँ बहन की कोई होता, या किसी माँ बहन से जना होता तो वो ऐसी हरकत ना करता। जो उसके IG की साथ कोई इस वाकया हुआ था, उसकी बेटी के साथ, जो उनके किसी अफिसर के साथ, ये एक बहुत बड़ा माफिया है, और उनको एक टारगेट है कि जी इनको उठाओ, मारो, हमारे तजवीज कुनिंदा तईद के घरों में दाखिल हुए, 250 छापा मारा। 9 मई के बाद हम मेरे भाइयों को उठाया, भतीजों को उठाया, दोस्तों को उठाया, मेरी फैमिली पेशावर है, उधर रही। 5 माह बाद वो हाई कोर्ट के हुक्म पे आई। क्या कोई किसी की चादर चार दीवारी, कोई चीज महफूज नहीं, अल्लाह शाहिद है। लेकिन बाकी अब आप इनसे कहो कि दस्ती साहब इसमें जरा आप कहे ना, जी बताइए जी बताइए, जी, गो अहेड प्लीज बताएं। गुजारिश है, जो आपको पता है ना पुलिस का जो जहाँ तरीका है, पाकिस्तान ये पंजाब पुलिस, जो हमारी पुलिस का जो एविडेंस होता है ना, जो जो किसी मुलजम को पकड़ते हैं तो इनकी तो अदालतों में भी एविडेंस तस्लीम नहीं होती कि पुलिस झूठ बोलती है, और मुलजम को प्रॉपर फिर जो है ना अदालत के सामने बयान देना। अगर कोई मुलजम पुलिस को बयान दे तो इसको नहीं माना पाकिस्तान में जाता। अदलिया में तस्लीम ही नहीं किया जाता, इतनी झूठी है। और दुनिया पे पुलिस की रिपोर्ट को माना जाता है, और पाकिस्तान में वैध है जो पुलिस को कानून है कि इस पुलिस की एविडेंस झूठी होती है, चाहे जो कुछ जितने बड़े भी क्रिमिनल को पकड़े। तो आप बताएं, जो एक एक झूठी रजिस्टर्ड पुलिस है जिसके खिलाफ एक कानून है, वो हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? तो फिर ये जो सूरत हाल इस वक्त है, इसके अंदर आपको ना इंसाफ की कोई उम्मीद नजर आ रही है, ना आपको ये लग रहा है कि जो इदारे हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो अब होगा क्या? किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाएंगे? क्योंकि आपकी अहलिया मोहतरमा जो हैं उनके भी मैंने सुना है कि कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं शायद। हाँ, उनको भी मुस्तरद कर दिए। अच्छा, वो भी मुस्तरद हो गई। और एक मैंने तंजिया का RO ने पूछा, जो रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने कहा जी मेरा जुर्म, उनका आपका जुर्म है, आप जमशेद दस्ती की बीवी हैं और जमशेद दस्ती इमरान खान के साथ खड़ा है, लिहाजा आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद हैं। ये एलिगेशन है। देखो लेकिन इतनी बेगैरती, आप बताएं, बेहिसी, और यहाँ पे RO और जो सारे पिकाऊ बैठे हों, मसलन एक मुंशी टाइप लोग बैठा है, डिप्टी कमिश्नर उनका है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, और जो बाकी छोटे ऑफिसर है, AC वगैरह, इन्होंने क्या इंसाफ देना है? जो हमें हमारा FIR दे रहे हैं, जो हमें 3 MPO पे जेल भेज रहे हैं, ये इलेक्शन कराएंगे। आप देखो कि शफाफियत को देखो, मुझे इंसाफ का कि ये जो सारा कुछ सामने पड़ा है, मेरी वाइफ कागज जमा कराने गई तो वो AC था, वो RO भाग गया, उसने दूसरे दिन आया, फिर भी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म से हमारे कागजात वसूल किए गए। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने हमारे तजवीज तईद कुनिंदे को घरों में छापे मारे, फिर हम कोर्टों में गए और उन्होंने फिर हमारे ऊपर बिजली चोरी के पर्चे दे दिए, मन घड़त FIR है। आप देखो, बिजली मेरे नाम मीटर नहीं है, किसी और के नाम का मीटर है, हमें FIR दे दी। इतना शर्मनाक जुल्म हो रहा है। बस खुदा खैर के अल्लाह मेरे पाक वतन की कोई मौजज़ा दिखाए, हिफाजत करे, वरना यहाँ तो भूल जाओ कि पाकिस्तान में हमने कभी सोचा ही नहीं था। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ कि कोई ऐसा होगा। ईमान से मैं कह रहा हूँ, मेरा बात बताना है, कोई वो तो कोई बेगैरत शख्स होगा जो अपने मुल्क के खिलाफ बात करेगा। मैं पाकिस्तान में जो अरूल अफला की बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं। ये कभी भी पता नहीं, लोग कहते हैं कि मार्शलाओं में भी नहीं हुआ था ऐसा जो अभी कुछ है, जो निगरान सेटअप है जिसकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन जो मुंशी बन के वो तहरीक इंसाफ के पीछे अपीलें करके वो भाग रहा है, जो इलेक्शन कराना जिसकी जिम्मेदारी फेयर है आइन में। तो आप बताओ कि आप भाइयों देख नहीं रहे हो कि यहाँ
क्या गुजर रही है हमसे, जो हमें पूछता है कि जो हमसे गुजर रही है, एक हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, फिर ये बेगैरत बैठ के कहते हैं ये तो झूठे हैं, ये तो गलत है, ये तो इमरान खान वाले हमें बदनाम करना चाहते हैं, इदारों के खिलाफ साजिश करें। देखो फिर ये इतनी बड़ी बेगैरती बेहिस्सी कि क्या करें, बस अल्लाह अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इनको बर्बाद करेगा, अल्लाह मेरे पाक वतन को कोई मौजा दिखाए, या ये कौम जागे, कौम खड़ी हो इस जुल्म के खिलाफ। अगर कौम नहीं खड़ी होगी तो हम एक एक होकर सब सिपा हो जाएंगे, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस वक्त बेगम साहबा का क्या हाल है, जो उनके साथ शॉक हुआ है, उनको एक ज़ाहिर ट्रॉमा में से गुजरना पड़ा होगा। उसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी नॉर्मल कंट्री में इस तरह की चीज़ होती तो सबसे पहले तो उनको किसी डॉक्टर को दिखाया जाता, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाता कि उनको किस ट्रॉमा में से गुजरना पड़ा है, उनकी कैसी तबीयत है, उनको उनकी हालत कैसी है, उनको कोई नफ्सियाती तौर पे तो नहीं, कोई शौक वगैरह ज़ाहिर है लगे तो होंगे, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है जी उनकी? गुजारिश है कि भाइयों, मेरा अपना जहन जो है ना, अब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा खुद भी दिल घबरा रहा है। आप बताओ कि उसके साथ क्या हुआ होगा, फिर मैं किस डॉक्टर के पास ले जाऊं, फिर उसको अगवा कर जाए। हमारी को सुनने वाला, मैं तो हैरान होता हूँ मेरे भाइयों, यकीन मानो कि मैं इतना जिम्मेदार हो कि जो रात दिन मैं कहीं भी कोई बात होती थी, मैंने जिसको 15 का लकब लोगों ने दिया था कि मैं रात को पहुंचता था उनको, किसी को अस्पताल ले जाना है, किसी का डिलीवरी का मसला है, औरतों का जो भी था। आज मैं कहीं नहीं ले जा सकता कि पता नहीं इसको उठा के फिर कल कोई अपनी मर्जी के बयान दिलवा ले, कल को ये कर दे और वो करे, वो बस अल्लाह पे तवक्कल है। वैसे वो नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत है, हौसला उसने किया है। फिर वो मुस्कश कबीला, मोहब्बत कबीला पेशावर से, उनके भी खानदान के लोग बड़े उसमें गुस्से में थे। मैंने उसको कहा कि फोन इस्तेमाल अभी ना करो, उनको करो। तो मैं खुद भी जो है ना अभी साइड पे हूँ, जो घर है, जो शहर में दफ्तर है, वो जो मेरा नीचे दफ्तर है किराए का, ऊपर मेरा घर था, वो वाइफ और बच्चा है छोटा 10 महीने का हरब खान, वो उधर थे। वो फैमिली अकेली थी, एक छोटा सा बच्चा था 7 महीने, 7वीं का स्टूडेंट है मेरा, बिरादर निस्बती था, और वाइफ थी, एक बच्ची थी। तो अब बताओ कि यहाँ पे 80-90-100 बंदा दाखिल हो जाए रात की तरीकी में, और फुल नकाबपोश हूँ, और बताओ कि फिर उनकी क्या पोजीशन है। बारह मैं सबर वाला बंदा, हौसला भी करता हूँ, दिल भी फटता है कि हम किस मुआशरे में, हमने तो कभी सोची नहीं है, कोई तो हुआ है 12। अब ये केस जो है ना पूरी दुनिया के सामने, खासकर पाकिस्तानी कौम के सामने है। बाकी इधर इंसाफ वाली बात मैंने आपको पहले कर दिया, यहाँ कोई हमें उम्मीद नहीं। तो ये जो अभी सूरत हाल है, इसमें खासतौर पे ये जो खवातीन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट किया गया है? हमारी इतनी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खवातीन के हुकूक के लिए काम करती हैं, जो इस तरह की कोई बात भी आ जाए तो वो जनाब बाहर जलसे जुलूस निकाल देती हैं, उनकी तरफ से आपको कोई कांटेक्ट किया गया है कि जी हम आपके साथ खड़े हुए हैं इस मामले में? नहीं जी, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, और उसके साथ ही जो है ना यहाँ पे अब किसी को जलसे जुलूस करने भी नहीं देते, ना किसी को निकलने देते हैं। सारा चलें, एक कुछ फोन ही उन्होंने कर बैन देते किया हुआ है, आपको, यहाँ हौसला कोई कोई हौसला कोई अफजाई आपकी कुछ कर भी देते। नहीं, अभी चुप है, सब कुछ खामोश है। सब खामोश हैं। तो ये देखें ना, ये हमारे टैक्स डॉलर्स के ऊपर जो है ये वहाँ पे पलते हैं, बाहर से डॉलर्स लेते हैं, हमारे टैक्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, और जब ये ज़रूरत पड़ती है किसी खातून के हवाले से तो ये देखते हैं कि कौन सी खातून इनको सूट करती है, उसके लिए तो खड़े होते हैं, वरना नहीं खड़े होते। हाँ, इनकी ये पसंद ना पसंद है। बाकी पाकिस्तान में ना इस वक्त ना बस अल्लाह हाफ़िज़ है, कोई कुछ भी नहीं है, पता नहीं ये किस तरीके से चल रहा है। एक जंगलों में, जंगल के भी जानवरों का भी कोई कुछ ना कुछ असूल होता है, दरिंदों का भी कुछ असूल होता है, हर चीज को खत्म नहीं करते। यहाँ तो सब कुछ जो है ना खत्म तो हो आपसे चुका है। मुतालबा क्या है इनका, देखो ना, जफ्फी साहब? आईनी तौर पे हुकूमत, उन्होंने 9 दिनों में इलेक्शन कराने थे, उसको माना, सुप्रीम कोर्ट को ये मानते, फैसलों को नहीं मानते, जो रिहा करते हैं ये उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आपने पिछले दिनों जरताज गुल के साथ देखा होगा, रात को पेशावर में चारों तरफ पुलिस खड़ी थी, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट छुट्टियों पे था, इस्लामाबाद से बेचारा आया, अल्लाह उसको सलामत रखे, उसने एक औरत को वहां से बचवाया। आप देख रहे थे कि चारों तरफ इतनी पुलिस फिर रही थी, किसी दहशतगर्द डाकू के लिए नहीं फिर रही थी, एक्स मिनिस्टर के लिए वो खड़ी थी, और नहीं, क्यों डाकू केसेस डाकू बने होता हुए तो हैं, फिर आप तो नहीं ना अंदाजा होना था लगा उन्होंने। लें। डाकू के लिए तो इतना तरद्दुद नहीं ना करना था उन्होंने, वो तो उनको पता है तो डाकू फिर कहाँ पे होते हैं। तो बाकी आप देख रहे हो, जब किसी कानून को नहीं मानते, जो जमानतें कराते हैं, औरतों को जेलों से अपना अदालत से बाहर उठा लेते हैं, कोई जेल से निकलता है उसको उठा लेते हैं। शाह महमूद के साथ क्या किया है, खान साहब के साथ क्या हो रहा है, सारे मन घड़त फेक केसेस तो है, अभी बस अभी दस्ती के साहब भी आप आपसे लोग आपसे इमरान। मुतालबा क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपको कि अब ये कर दें तो हम आपको छोड़ देंगे, या आपका पीछा नहीं सर करेंगे? उनका ये प्रोग्राम, तो देखो जी, इमरान खान का कोई नाम ना लो, और नून लीग के मुकाबले में आप कोई इलेक्शन ना लड़ाओ,
क्योंकि एक सब कुछ जो है ना कि उनका ये प्लान है। उसी रात भी मुझे अगवा करना चाहते थे कि क्योंकि मैंने अपील करनी थी मंडे वाले दिन, वहां से शुरुआत थी और यकम से जो है ना हमने अपीलें दायर करनी थी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में। तो इनका प्लान था कि मियाँ बीवी को अगवा कर लेंगे, छुपा देंगे हमें, और उसके बाद फिर वो अपील का टाइम गुजर जाएगा, फिर कहीं वीडियो पैगाम देते तशद्दुद करके, या फिर जो है ना वो किसी केस में डाल देते। तो इनसे तो कोई भरोसा नहीं था। ये है कि उस बदबख्त चोर के लिए जो है ना माजरत के साथ उसको ले आए हैं, जिसने पहले मेरे पाक वतन को तबाह किया, जरदारी और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को उजाड़ा है। अब उसको जो है ना वो अवाम में आ नहीं सकता, लोग उनके ऊपर लानत कर रहे हैं और जबरी बदमाशी तौर पे उसके मुकाबले के उनके जो उम्मीदवार हैं उनको कहते हैं कि क्यों बंदा रहे, इनके लिए टोटल खाली कोई मैदान है, इनको लोग वोट नहीं देते। अब ये प्लान है कि देखो ना हमारे सारे लोगों के, हमारे 95% लोगों के, पता नहीं 1100 कितने लोग थे, उनके कागजात नाम मुस्तरद किए हैं, और इसलिए उन्होंने आरओ वही लगाया है, डीसी कमिश्नर या उनकी टीमें लगाई हैं जो उनके ताबे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी जो जुल्म कर रही है तरीके इंसाफ पे, उन लोगों, उन जालिमों को जो है ना, उन परिंदों को हमारा आरओ लगा दिया है कि आप ये क्या इंसाफ करेंगे। चलो जुडिशली में कुछ लोग आ जाते हैं, अदलिया में होता है इलेक्शन, वो कराते हैं, जो उनको नहीं लिया, सिर्फ एक सिंध में लिया है, बाकी तीनों सूबों में नहीं लिया, और पंजाब बड़ा सूबा है, यहाँ नेशनल असेंबली की 141 सीटें हैं। तो वो जो सारी बदमाशी अब सारी गुंडागर्दी ज्यादातर ये पंजाब में हो रही है। उसके बावजूद ही सिंध में भी थे जो पीटीआई के, केपी में भी थे, जो बलूचिस्तान में थे, पंजाब में थे, सबके कागजात रिजेक्ट किए, और जो हमैती भी थे और उनको भी जो है ना उनके भी कागज इन्होंने जो है ना मुस्तरद किया। तो दस्ती साहब ये मुझे बताएं कि अब जो सूरत हाल इसमें अब बनेगी, वो तो ज़ाहिर है कि आपके ऊपर प्रेशर तो पड़ता रहेगा। तो जिस तरह बाकी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, आप भी कर दें और कहें जी कि ठीक है, मैं भी अपनी जान बचाऊं, और जिस तरह लोग बाकी चले गए उस तरह आप भी कर लें। देखो जी, मेरी जान तो वैसे भी जो है ना नहीं बची। बात है कि एक मेरी का इज्जत जाए, मेरा घर जाए, और फिर मैं बेगैरत बन जाऊं, या तो मैं किसी गलत रास्ते पे खड़ा हूं। एक शरीफ आदमी है जो मुल्क कौम के लिए जेल में बैठा है, जिसको अल्लाह ने दुनिया में नाम दिया, इमरान खान को, और आज फिर मेरी इज्जत जाए, घर जाए, मैं कट तो सकता हूँ, मर सकता हूँ, मगर मैं इस किसी यजीद फिरौन की बैत नहीं कर सकता। मैं खड़ा हूँ। ये तो फिर कोई नहीं है ना कि भाई ठीक है कि आप मेरे घरों में आओ, मेरी इज्जतें तार तार करो, हमले करो, मारो। मैं देखो ना, मैं तो इमरान खान की कबीना में नहीं था, मैं उस वक्त इमरान खान के साथ एमएनए नहीं था कुछ। मैं तो इस मुश्किल घड़ी में जब उसके ऊपर लेकिन चारों लोग तरफ कहते हैं जो है आप ना ये तनकीद हमले करते हो रहे रहे हैं थे, इमरान खान के ऊपर भी। जी लोग कहते हैं आप तनकीद करते रहे हैं इमरान खान के ऊपर भी। मैं करता रहा हूँ ना। मैं तो सब हमेशा की है कि इमरान खान के साथ जब ये बुजदार, ये बड़े बड़े सरदार वडेरे थे, मैं तो खान साहब के साथ 2014 में दोबारा चला था तहरीक में, जब ये सरदार वडेरे, मुर्दा घोड़े, जो खोटे सिक्के जो अभी भाग गए खान भाग गए साहब को छोड़ के, ये सारे एस्टेब्लिशमेंट कट आउट, मैं खुली तनकीद करता था कि ये गलत लिए खान साहब ने, और मैं इसलिए तहरीक इंसाफ का उस वक्त हिस्सा नहीं बना था। मैंने पाकिस्तान अवामी राज अपनी जमात बनाई थी, उस पर मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो मैंने तनकीद की, और लोग हमें भी, हमारे ऊपर भी तनकीद करते हैं, मगर मैंने जरदारी और नवाज शरीफ से ज्यादा तनकीद नहीं की, जिन्होंने बेनजीर की नंगी तस्वीरें नवाज शरीफ ने फेंकी थी, और वो आज इकट्ठे बैठे हैं। वो ख्वाजा आसिफ जिसने किसी की माँ बहन को नहीं छोड़ा, इज्जतदार दाग की, और उनको मैंने इतनी वो तनकीद नहीं की, बारह मैंने की है, और मेरे ऊपर भी लोग करते हैं। और जब जब मुश्किल वक्त आया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की खान साहब के हक में कि यार एक बंदा दौरा है रूस करके आया, और उसको अमेरिका के कहने पे उनको जो है ना हटा दिया जाए, तो ये मुल्क के लिए तबाही है। उस वक्त मैं पीटीआई में नहीं था, मैंने कहा ये हमारे जो है ना ये जुल्म कर रहा है जनरल बाजवा, ये ज्यादती की है कि दुनिया पे कह के हम अमेरिका के कहने पे और उसको हटा दें, और क्योंकि हमें रूस के साथ ताल्लुकात कायम रखने जरूरी थे, हकीकतन उस टाइम जरूरी थे, और हमारे पास हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं, 80-90 हजार लोग हमारे मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, हम 100 पता नहीं 40-50 अरब डॉलर के मकरूज हो गए हैं, तो फिर भी आईएमएफ हमारे पीछे है, तो आईएमएफ ने हमें चक्कर लिया है। तो इमरान खान का जो दौरा रूस था वो पाकिस्तान की तरक्की का एक बहुत बड़ा आगाज था, और उस दौरे के फौरन बाद उसकी हुकूमत को खत्म करना, हम तो पीछे 50 साल पीछे चले गए हैं, ये क्या है। तो फिर उसकी मैंने अखलाकी हमायत की, ना मैंने किसी और आप मुश्किल में उसके मैं साथ खड़ा हूँ कि उसके साथ अब मैं नहीं खड़ा, पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है उसके साथ देना। एक मैंने फर्ज पाकिस्तान के लिए, मुझे तो इक़्तिदार मिलता है, दो हल्के मिलते हैं, ऑफरें आई हैं, आपको वजीर बनाते हैं, मैं कि जी मैं चोर दरवाजे से नहीं ओहदा नहीं लेता, मैं तो आम की खिदमत कर रहा हूँ, मैं तो गरीबों के जूते उठाता हूँ। तो मैंने आम की में तो मेरे तो ये चोर दरवाजे पे तो अल्हम्दुलिल्लाह खालिस लोग हैं, तो हम खड़े हैं ना। ये देखो इस तरह कोई हमले हो रहे हैं, 9 महीने से मैं दर बदर हूँ, मैं बीमार था, मेरे पिते का ऑपरेशन कराया, मेरा 9 किलो वजन कम हुआ है, मैं इतना इतना मेरा बच्चा छोटा सा मासूम बच्चा था 2 महीने का, अब वो 10 महीने का, अब तो कहाँ कम हो रहा बेचारा। अब देखे बस अल्लाह देख रहा है, और हमें पता है, मैं तो एक हक सच के लिए खड़ा हूँ, मैं कोई इमरान खान के ऊपर एहसान नहीं कर रहा। सही बात है। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताएं कि
آپ نے قاضی صاحب کا نام لیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، آپ کو ان سے امید ہے، کیا آپ کو آرمی چیف صاحب سے کوئی امید ہے کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں اور آپ کی یہ جو کیس ہوا ہے، خاص طور پہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کے حوالے سے، تو اس میں انٹروین کریں تاکہ اس کا پتہ چلے کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ وہ ہوا کہ میں نے بلکہ سوری میں نے آرمی چیف صاحب کو بھی کل خط بھیجا ہے، اچھا، اور اس کو تو میں نے خط میں یہ بھی لکھا ہے میں کہ میرے اوپر ایک باتیں چل رہی ہیں کہ جمشید دستی کو جو ہے نا یہ اداروں کے خلاف اور یہ اس نے جو ہے نا یہ پلان کیا ہے، تو میں نے کہا آپ انویسٹیگیشن کریں اور پھر مجھے ادھر ہی پنڈی میں نا اگر میں نے کوئی یہ کیا ہے کوئی پری پلان کسی کا اعلی کار بنا ہوں تو مجھے ادھر گولی مار دیں اور میری لاش کو بھی جلا دیں. یہ فکرہ بھی میں نے لکھا ہے آرمی چیف صاحب کے خط میں جو میں نے کل ان کو بھیجا ہے. میں نے کہا کوئی اللہ تعالیٰ وہ کافر وہ لعنتی شخص ہو، وہ بے غیرت شخص ہو کہ جس میں یہ سوچو کہ اپنی بیوی کی یا اپنی ان کی عورتوں کی اس پہ آ کے کرے. میں کہ مجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے آپ اقتدار آپ دینے کو تیار تھے، لوگ کہہ دیتے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عام آدمی ہو کہ مجھے اللہ نے عزت مقام دیا ہے تو شخص لعنتی ہے. تو میں نے اس خط میں لکھا ہے کہ مجھے گولی مار دے جی آرمی چیف صاحب کے خط میں، اور مجھے جو ہے نا جلا دے اگر میں نے کوئی اعلیٰ کار بنو، یا پھر مجھے انصاف دے. یہ بھی میں نے ان کو جو ہے نا یہ کل اس کو بھی ایک خط میں نے رجسٹر کیا ہے. چلیں اللہ کرے کہ وہ سنا جائے، اس کے اوپر عمل ہو سکے. دسی اور صاحب، باقی اللہ کرے قاضی صاحب جو ہے نا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بھی کہا ہے کہ جب آپ کو عہدہ دے، اقتدار دے، بادشاہت دے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فتح مکہ ہوا تو آپ صبر کریں کہ آپ مثلا انتقام پہ، اور ان کو اللہ نے عہدہ دیا ہے تو ہوتے رہتے ہیں. دیکھو میں ایم این اے بنا تھا، لوگوں نے مجھے یاد ہے 2008 میں ایم این اے بنا، لوگوں نے ماں بہن کی مجھے گالیاں دی اور لوگوں نے میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے. مجھے اس دور میں متعدد بات بے گناہ جیلوں میں گیا، میرے اوپر فیک کیسز بنائے گئے، سردار وڈیرے میرے خلاف تھے. یقین مانے جب میں ایم این اے بنا تو میں نے کہا، میں نے پہلا اعلان کیا میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے سب کو معاف کیا، جنہوں نے مجھے ووٹ دیے نہیں دیے میں سب کا نوکر بن کے ڈیوٹی دوں گا. اور میں نے ثابت کیا الحمدللہ کہ ایک بھی میں نے کوئی زیادتی کی ہوتی چلو میں بھی آج کہتا میرے ساتھ ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ کی رضا کے سب کو معاف کیا، اور سب سے بڑا انتقام ہے اللہ کی رضا پہ معاف کر رہے ہیں. تو آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو یا کوئی تکلیف تھی عمران خان کے دور میں، اس کو پتا ہے کہ کون کون تھے، وہی جنرل باجوہ تھا یا ان کے ریفرنس وغیرہ آئے. تو خان صاحب نے بھی کہا کہ وہ جو ہے نام سے یہ غلط ہوا تھا، تو اس کی معذرت بھی سمجھو ہو گئی تھی. اس کے باوجود ہی قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے نا ہمیں اس سے ان کی گفتگو سے ہمیں انتقام نظر آ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف جو ہے نا جو کہ پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے جس کے ساتھ 80% قوم کھڑی ہے، 24 کروڑ عوام کھڑی ہے، تو ان کو ان کی ہمیں اس نظر سے دیکھ رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ جو یہ آر اوز ہیں اور یہ جو ڈی سی ہے یہ کیا انصاف دیں گے، کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے یا کیا. بس وہ بھی انتقام ہے پارا. اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت کے جو کہ اس کو معاف کرنا چاہیے تھا، درگزر کرنا چاہیے تھا. وہ بڑا دل رکھتے اور ملک کے لیے سوچتے، آئین قانون کی بات کرتے. اس ٹائم سب کچھ جو ہے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی یہاں بس اندھا نظام ہے. ٹھیک ہے، چلیں دسی صاحب انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اینڈ وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور اسی نظام میں رہتے ہوئے آپ جو سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم جی. ہاں